घटनाचक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और ओपिनियन पोल के खिलाफ उतरी कांग्रेस। बीजेपी समेत कई दलों ने बताया गैर संवैधानिक। बड़ा सवाल, ओपिनियन पोल से क्यों डर गई है कांग्रेस? क्या वाकई डर गई है कांग्रेस पार्टी ओपिनियन पोल से? ये सवाल हम बाद में पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखा दें कि अलग अलग राय। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इसकी शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बात कहेगी, कांग्रेस पार्टी ने साफ किया कि चुनाव आयोग ने हर दल से, तमाम जो राजनीतिक दल है उनसे राय मांगी गई थी और वो उन्होंने अपनी राय भेज दी है और वो इसके खिलाफ भी हैं। क्या कारण है, क्यों खिलाफ हैं, राष्ट्रीय दलवी साहब क्या कह रहे हैं, ये आपको हम दिखाते हैं। प्री पोल सर्वेस जो ओपिनियन पोल्स है उसका कोई आधार नहीं होता है और उसका असर जरूर वोटर पे पड़ता है, देश पे पड़ता है। और अगर कोई इन्फ्लुएंस करता है वोटर को किसी भी तरीके से, उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। इसलिए इस पे विचार करना चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को और किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। और पार्टी के प्रवक्ता मीम अफजल साहब क्या कहते हैं वो आप सुन लें। हमने सिर्फ इलेक्शन कमीशन का जो व्यू है उसको एंडोर्स किया है। मतलब बेंच जाते हैं। जाहिर है कि जो उन्होंने इतना बड़ी आशंका उसमें जाहिर की है खुद इलेक्शन कमीशन में, और एक पिछले की मिसाल भी दी कि उसके ऊपर अमेंडमेंट किया गया था और उस पर हमारा व्यू मांगा तो हमने इसको व्यू दिया। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं बराबर, तो हमारी पार्टी की तरफ से जो भी लोग इसकी डिबेट्स में गए हैं, बात की है, उन्होंने कभी भी इन पोल्स से एग्रीमेंट जाहिर नहीं किया। ओपिनियन पोल्स से हमने हमेशा ये कहा कि डाउटफुल हैं और हम इन पर विश्वास नहीं करते। हमारे साथ 3 मेहमान स्टूडियो में हैं। हरिकेश बहादुर जी हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। अवधेश कुमार सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार है। उपेंद्र प्रसाद है, वरिष्ठ पत्रकार है। पुष्पन कुलश्रेष्ठ है, वरिष्ठ पत्रकार है। अवधेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे आज। जी देखिए, इससे पहले कि आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रतिक्रिया दें, जी मेरा जो सवाल है, क्या ओपिनियन पोल या चुनाव जो पूर्व सर्वेक्षण है इसको बंद कर देना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए? मैं आरंभ से ही 1998 में जब पहली बार चुनाव आयोग ने इस पर प्रतिबंध लगाया, तब से मैं इसका विरोध करता रहा हूं। मैंने उस समय भी उसके प्रतिवाद में लिखा भी था और बोला भी था। और ये आप सबको पता होगा कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया था, लेकिन क्योंकि चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो गई थी और चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया था कि इस बार जो है आप नहीं दिखा सकते हैं, तो उच्चतम न्यायालय ने केवल इतना कहा कि अच्छा होगा कि चुनाव प्रक्रिया के बाद ही हम इसकी सुनवाई करें। और दिलीप जी उस समय भी जो एन नाम है फ्रंटलाइन के संपादक, उन्होंने विरोध किया। वो नकीरन के संपादक थे, उन्होंने विरोध किया। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बजाबता कहा कि चुनाव आयोग कौन होता है तय करने वाला, मैं तो छापूंगा और दिखाऊंगा। उसका विरोध हुआ था। तो मैं जो 1999 आते आते जब जो उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, आपको पता है कि उसने बिल्कुल चुनाव आयोग को डांटा कि आपने किस अधिकार के तहत ये आपने दिशा निर्देश जारी किया था, कहां से आपको यह अधिकार मिल गया। और बहस हो रही थी उसी बीच में MS गिल थे, उन्होंने चुनाव आयोग के रूप में 99 के लोकसभा चुनाव में जो जारी कर दिया था वो बीच में उनको वापस करनी पड़ी। और मैं दो पंक्तियां सुनाऊंगा। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी थी, उसने कहा कि आज दिन के अंत के साथ आप चुनाव आयोग को इस तथ्य को समझकर घर जाएंगे कि जनता आपको जितना अधिकार संपन्न समझती है उससे कम अधिकार आपके पास हैं। समस्या आपने स्वयं पैदा की है। इस प्रकार का मार्ग निर्देश जारी करने के पहले आपको यह देख लेना चाहिए था कि आपके अधिकार क्या हैं। और न्यायालय ने आयोग से पूछा कि सर्वेक्षणों के प्रसारण प्रकाशन पर रोक का अधिकार संविधान के किस धारा के तहत मिला है आपको? तो आयोग ने कहा कि आयोग केवल न्यायालय से उम्मीद करता है वह कि सरकार को इस संबंध में निर्देश दे। उच्चतम न्यायालय कहा कि किस संविधान की धारा के तहत मैं निर्देश दूं? और उसने कहा कि इस पर जो भी मैं फैसला दूंगा उससे चुनाव आयोग को क्षति होगी, इसलिए मैं स्पष्ट फैसला नहीं लिख रहा हूं। तो मेरा कहना यह है कि इसके 3 पहलू हैं।
एक तो इस विषय की पृष्ठभूमि है, इसका संवैधानिक कानूनी अधिकार है, राजनीतिक 4 पहलू है और राजनीतिक दलों की इस पर सोच है और चुनाव आयोग के अधिकार का भी विषय है कि उसमें आता है कि नहीं आता है। और जब इन चारों पर हम विचार करेंगे दिलीप जी, तो यह कभी मत भूलिए कि इसमें मीडिया से संबंधित भी बड़ा पहलू है कि मीडिया की स्वतंत्रता इससे बाधित होती है कि नहीं। ये 5 अगर बिंदु पर हम विचार करेंगे तभी सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आगे आपके प्रश्नों के उत्तर में इस पर मैं अपनी बात बोलूंगा। जी उपेंद्र जी, वही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ओपिनियन पोल पे प्रतिबंध लगना चाहिए, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण पे प्रतिबंध लगना चाहिए? देखिए 1990 से मैं इस पक्ष कर रहा हूं कि ओपिनियन पोल है जो ये उचित नहीं है। ये हमारे डेमोक्रेसी है उसको डिस्टॉर्ट करती है। हमारा जो ओपिनियन है चुनाव के पहले लोगों का जो ओपिनियन है उसको प्रभावित करती है। और 1990 के बाद का अगर कोई इस पर एक कमिटी बना दी जाए, कोई आयोग बना दिया जाए या कोई एक्सपर्ट कमेटी ही बना दे तो पता चल जाएगा किस तरह से इसका बेजा इस्तेमाल किया गया है और चुनावों को प्रभावित करने की इसमें कोशिश की गई है। पता लगा जाए क्या ओपिनियन पोल था और क्या रिजल्ट आया, किस इलाके के ओपिनियन पोल में किस इलाके के रिजल्ट आया। तो ये जो है ये लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी ठीक है संविधान ने दी है, लेकिन यह आज़ादी है जो अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये नहीं है कि आपको मीडिया का आज़ादी मिली है तो आप कुछ भी करें। मीडिया है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर आपके किसी काम से लोकतंत्र अगर कमजोर होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है प्रभावित होती है और गलत तरीके से प्रभावित होती है, तो उस जो अधिकार है उस पर अंकुश लगना ही चाहिए। अब दूसरी बात है कि अब इलेक्शन कमीशन है, सही अवधेश जी ने कहा कि शायद इलेक्शन कमीशन को इस पर रोक लगाने का अधिकार न हो। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल रहा था कि ये सही है गलत है, यानी बोल रहा था कि आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, क्या ज्यादा ये कहा। तो अब है कि जो सरकार है, अब सरकार का कर्तव्य बनाता है कि इस पर कानून बनाए, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने कानून नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जितनी भी सरकारें रही हैं, खास करके 1990 के बाद की, क्योंकि 1990 में जो बीपी सिंह ने जो मंडल लगाया उसके बाद जो हलचल शुरू हुई, वो जो सामाजिक उथल पुथल होने लगा, उस उथल पुथल को रोकने के लिए भी इस ओपिनियन पोल का इस्तेमाल हुआ। और मैं खुद इस ओपिनियन पोल का एक विक्टिम रहा हूं। 1995 में मैं नवभारत टाइम्स पटना का संपादक था। सारे के सारे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे थे, ओपिनियन पोल सारा का सारा ये कर रहा था, लेकिन मैं कुछ और देख रहा था वहां, इसलिए हमारा अखबार कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहा था। लोगों ने कहा कि भाई मैं गलत हूं, पूरी दुनिया सही है, जबकि पूरी दुनिया गलत थी और अखबार बंद कर दिया गया। जिस रोज वोट पड़ रहा था उस रोज अखबार बंद हुआ। तो वोटिंग के दिन अखबार बंद किया जाना, वो भी जो ओपिनियन पोल आ रहा है उसके दबाव में, तो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं थी वो? तो इसीलिए ये जो है, अब ठीक है कि आप कह सकते हैं कि इसे मीडिया पर अंकुश लेगा और कुछ लेगा, लेकिन एक सिद्धांत के रूप में या जो अभी तक के जो अनुभव रहे हैं पिछले 1990 के बाद से, खासकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आए हैं, तो जिस तरह से ठीक है ओपिनियन पहले भी लोग देते थे स्थानीय स्तर पर कौन जीतेगा कौन हारेगा, गली में मोहल्लों में चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, चौपालों में सभी जगह चर्चा होती थी कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या होगा। लेकिन जब पूरा आपने एक यूनिफिकेशन कर दिया 1990 के बाद और उसके बाद रोज आप दिखलाने लगे तो प्रभावित होता है। खास करके जो 8% 10% जो ढुलमुल वोटर्स होते हैं जो चाहते हैं कि हम जीतने वाले के साथ जाएं, तो वो जिसको दिखलाया जा रहा है उसकी तरफ छलांग मारते हैं। दूसरा तो मुख्य मुकाबले में कौन है, तो तीसरा जो मुख्य मुकाबले में उसमें एक को बाहर तीसरे में पर डाल दीजिए तो उसको नुकसान हो जाता है। ये नुकसान किया गया, भले अभी उन लोगों को एक चुभ रहा होगा जो कि इसके लाभ उठाते रहे 90s के दशक में, अब उनको खराब लग रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस को काम पहले करना चाहिए था, बजाबता कानून बना करके इस पर किसी न किसी तरह का, हमने कहा था अगर पूरा नहीं लगा सकते हो कमीशन लगाओ। अगर कोई अपना सर्वे दे रहा है तो अपने 3 पहले का सर्वे या 5 सर्वे का रिजल्ट भी दे कि हमने 5 सर्वे जो पहले निकाला था ये था और ये रिजल्ट आया, ताकि लोगों को लगे कि ये कितना सच कर रहा कितना गलत कर रहा था। आपने क्या गलत सलत बतलाया उसका तो हिसाब दे नहीं रहे हैं, फिर नया आप दे रहे हैं सर्वे। आप कहते हैं इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मेरा मतलब है कि प्रतिबंध लगना चाहिए, 100% ना भी तो कम से कम कुछ न कुछ तो इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। अगर प्रतिबंध नहीं तो अंकुश जरूर लगना चाहिए ताकि ये अपने वो लोगों के ओपिनियन के साथ खिलवाड़ न कर सके। जी चलिए पुष्पेंद्र जी, प्रतिबंध नहीं तो अंकुश मानते हैं उपेंद्र जी। अवधेश जी ने कहा कि ये बिल्कुल लोकतंत्र के विपरीत है। आपने हमसे पूछा नहीं था कि उसका कुछ में संशोधन हो परिवर्तन हो। नहीं मेरा सवाल था प्रतिबंध पे। हाँ, और आपने कहा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं जी। उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, देखिए पहली बात तो यह है कि मैं ये नहीं मानता कि
ये जितने भी ओपिनियन पोल आते हैं इसमें लोग इतने भ्रमित हो जाते हैं और इनके अंदर जिसके फेवर में जाता है जनता की ओपिनियन उसके खिलाफ उसके फेवर में चली जाती है। आप ये देखें, अगर यही बात होती तो फिर जितने भी ओपिनियन पोल माजी में हुए हैं फिर तो जनता को उस हिसाब से जाना चाहिए था। अगर फिर तो पोल गलत ही नहीं होते, फिर वो पोल जितने थे वो इतने इन्फ्लुएंस कर देते कि लोग फिर उनके खिलाफ ही नहीं जाते और न पोल की ओपिनियन गलत होते। पहली बात। दूसरी बात, मेरा बड़ा सवाल यह है कि आप एक तरफ तो अखबारों से जुड़े, टेलीविजन से जुड़े या जो सिफॉलिस्ट कंपनियां हैं जो इस तरीके के ओपिनियन पोल करती हैं, आप उन पे बंद करने की बात कर रहे हैं। और जो पार्टी इस वक्त कह रही है वो ऐसे मौके पे कह रही है जब कर्नाटक का चुनाव था और हिमाचल का चुनाव था, तब उसकी बातचीत कुछ और थी, तब उसके नजरिया इस मामले में बाद में आएंगे। जो दूसरी बुनियादी तौर से जो मैं वही बात सिद्धांतिक रूप से आप एक पत्रकार के ओपिनियन पोल के सिलसिले मेरी राय यह है कि इसको आप आउटराइटली बैन नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता हो कि ये ओपिनियन पोल उनके खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत दिए जा रहे हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं। प्रतिबंध के खिलाफ नहीं, मैं प्रतिबंध के कतई खिलाफ नहीं हूं और इसके साथ प्रतिबंध के खिलाफ है। मैं प्रतिबंध के खिलाफ कतई नहीं हूं कि नहीं, मैं प्रतिबंध नहीं चाहता इस पे लगना चाहिए, ये गलत है मेरे से। लेकिन मैं दूसरी बात भी अपना कहता हूं कि इस देश में जब चुनाव की घोषणा होती है और 5-5, 6-6 दिन पहले पोलिंग से जो आप मैनिफेस्टो बनाते हैं, नेताओं की भीड़ के अंदर नेता खुलेआम पब्लिकली झूठ बोलते हैं। कोई फ्री में कंप्यूटर बांटता है, कोई टैबलेट बांटता है, कोई साड़ी बांटता है, कोई 4.5% रिजर्वेशन देता है, कोई 8%। तो यह भी तो आप जनता को खुलेआम बरगला रहे, बेवकूफ बना रहे, झूठे वादों के मायाजाल में उसको फंसा रहे हैं। तो यह भी तो ओपिनियन पोल से ज्यादा खतरनाक है। क्या पब्लिक उससे मुतासिर नहीं होती? क्या लोगों की सोच उससे नहीं बदलती? तो आप एक तरफ तो खुलेआम रिश्वत देते हैं लोगों को सामने खड़े होकर, पब्लिकली कहते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और माजी में आपने कुछ नहीं किया होता। आपका मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा साबित होता है। वो उनके ऊपर रोक नहीं है, फिर नेताओं के ऊपर रोक नहीं है, तो फिर इस ओपिनियन के ऊपर पोल क्यों है? आखिर ये ओपिनियन पोल वैसे ही है जैसे और लोग खबरों पे यकीन करते हैं, इस पे भी यकीन करते हैं। बहुत सारे लोग खबरों पे यकीन नहीं करते, इस पे भी यकीन नहीं करते, और अगर यकीन करते होते तो फिर आज तक कोई भी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल गलत ही साबित नहीं होता। लिहाजा इसके ऊपर बैन लगाने के लिए मैं सिद्धांतिक रूप से खिलाफ हूं। बिल्कुल। और आपको हम बता दें 2004, अगर आपको याद है, 2004 में एनडीए के शासनकाल में वाजपेयी जी की सरकार दोबारा चुनाव लड़ रही थी और चुनाव में तमाम तरह के ओपिनियन और एग्जिट पोल जो हुए थे, सबने कहा था एनडीए वापस सरकार बना रही है। सिर्फ एक चैनल था, जैन टीवी था, जिसका मत बिल्कुल विपरीत था। सवाल वो नहीं है कि मत कैसा था, सवाल यह है कि अगर ओपिनियन पोल से वाकई चीजें प्रभावित होती तो 2004 में, चूंकि तमाम अखबार और तमाम चैनल्स यही कह रहे थे, तो प्रभावित नहीं हुआ। नहीं दिलीप जी, मैं आपको बात बतलाता हूं। हो सकता है कि जितना बीजेपी को, एनडीए को सीटें आती उससे 15% ज्यादा आ गई होगी। ऐसा आपने कैसे उसका असर पड़ा ही नहीं, मतलब एनडीए सत्ता में नहीं आई इसका मतलब नहीं कि पड़ा। हो सकता है उसे 10% और सत्ता के आसपास भी नहीं आई, सीटें आती है उसके पास, सत्ता के आसपास भी नहीं आई। और मेरा कहना है कि जो लोग आज वोटर हैं, वोटर के इंटेलिजेंस पे, वोटर की जो सोच है, वोटर आज समझता है, वोटर इतना, उसमें बहुत सारे और भी पहलू हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे उपेंद्र जी, और आपके पास आएंगे। लेकिन हरकेश जी, देखिए, मैंने इन तीनों बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं तीनों लोग, इन लोगों की बात मैंने सुना। मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा ही गंभीर विचारणीय विषय है, क्योंकि इसमें एक पहलू यह भी जुड़ गया है कि इससे कहीं ये जो हमारे लिखने की, बोलने की आज़ादी है तो कहीं नियंत्रित नहीं की जा रही है। यह एक ऐसा गंभीर सवाल है जो कि संविधान के फंडामेंटल राइट को प्रभावित करता है जी। इसलिए इस बात को लेकर के एक विवाद पैदा हो रहा है। अभी अवधेश जी ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अभी कोई अपना निर्णय फाइनल नहीं दिया। उसने तात्कालिक जो करना था किया। यह भी सही है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का व्यू है वो ये है कि कुछ सीमित समय के लिए इसको बैन कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, ऐसा ना हो ताकि वोटर प्रभावित ना हो। कुछ इलेक्शन कमीशन इस तरह की राय रखता है। और यह भी सही है कि अभी जैसा कि कहा, पुष्पेंद्र जी ने भी कहा कि कई बार ये ओपिनियन पोल आते हैं लेकिन ये सही नहीं होते। ये देखा गया है कि ओपिनियन पोल कुछ आता, आप भी अभी यही बात कह रहे थे, तो ओपिनियन पोल आता कुछ है और अंत में रिजल्ट कुछ आता है। इसका मतलब ओपिनियन पोल से लोग नहीं प्रभावित होते हैं।
तो ऐसा बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं प्रभावित होते हैं, या भी नहीं कह सकते कि प्रभावित होते ही हैं। कुछ लोग प्रभावित होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी अलग राय होती है और किसी बात से सहमत होते हैं, किसी से असहमत होते हैं। लोकतंत्र में आज़ादी भी है इस बात की। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जो पत्रकारिता में भी गिरावट समाज के हर अंग में आई है, राजनीति में आई है, दूसरे जो क्षेत्र हैं शिक्षा क्षेत्र में आई है, जुडिशरी में भी आई है, बहुत जगह आई है, हर क्षेत्र में आई है, पत्रकारिता में भी आई है, तो आप मानेंगे। क्योंकि देखिए पेड न्यूज के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान प्रभास जोशी ने चलाया था। तो पेड न्यूज मतलब अखबारों में जो बात लिखी जा रही थी उसकी बात, और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पैसे का प्रभाव पड़ता है। जो उम्मीदवार पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ा हूं इसलिए मैं अपना अनुभव भी उसमें जोड़ करके बात बोल रहा हूं, वो या कम देते हैं या नहीं दे पाते हैं, या ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास उतना संसाधन नहीं होते, उनके बारे में बहुत सारे अखबारों को देखा गया है कि वो उनकी अच्छी स्थिति को खराब कर देते हैं। क्योंकि बार बार जब ये लिखा जाता है कि फला कैंडिडेट बहुत आगे चल रहा है और ये है वो है, और लोकल लेवल पर पत्रकारिता जिलों में क्या है वो तो आप लोग बेहतर जानते होंगे, हमसे क्यों कहलवाएंगे कुछ, तो वहां पर हो जाता है कि अच्छे से अच्छे उम्मीदवार एकदम पिट जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। तो अगर ये चीज अखबारों पर लागू होती है, जिसके लिए प्रभास जोशी ने आंदोलन चलाया था, तो ये बात टेलीविजन चैनल पर भी लागू होती है, और ये बात इस तरह का जो सर्वे करते हैं उन पर भी लागू होती है। हो सकता है कि कोई ऐसा करता हो, सबको आप आउटराइट नहीं कर सकते सब बेईमान है, सब पैसा ही लेके कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इससे एकदम डिनाई भी नहीं कर सकते कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं। अब वो पकड़ हो नहीं पाती, सवाल इस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन देखिए अब अगर पेड न्यूज वाले मामले को लेकर के इतना सतर्कता है तो बाकी भी यह बड़ा गंभीर विषय है कि इस पर सोचा जाना चाहिए कि ये लोग आखिर क्या करते हैं, ये लोग भी क्या सही तरीके से करते हैं, गलत तरीके से करते हैं। तो आज होता यह है कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको एहसास होने लगा कि मैं हार सकता हूं तो कहेगा कि ये बैन हो जाना चाहिए, कोई एहसास हो कि हम जीत रहे हैं तो नहीं बैन होना चाहिए। ये तो सेल्फ इंटरेस्ट वाली बातें हो गई। ऑब्जेक्टिविटी का सवाल है, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, देश के भावी चुनाव, इसके प्रेजेंट चुनाव की बात नहीं है जी। तो आने वाले चुनाव में भी इसका क्या स्थिति बनेगी, यह इस पर ध्यान रख करके कोई नियम बनना चाहिए। देखिए समाज का हमारे पतन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ज्यादा शिक्षा हुई है, ज्यादा हमारे गरीबी भी उस स्तर की नहीं है जो 1947 में आजादी के समय थी। बहुत परिवर्तन हुए, विकास हुआ बहुत सारी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज का चारित्रिक उत्थान होना चाहिए था वो नहीं उस स्तर पर हुआ जो हो जाना चाहिए था। उसमें शिक्षा व्यवस्था का दोष कहिए, कोई और दोष कहिए, वो अलग विश्लेषण का विषय है, चिंतन का विषय है। लेकिन ये सामाजिक पतन ने आज यह स्थिति ला दी है कि आज कोई भी किसी के काम पर बहुत भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से भी अगर काम करेगा तो आपकी बात पर आप कह रहे हैं कि समाज में पतन है, व्यवस्था में खामियां हैं, लोगों के चरित्र में दोष है। लेकिन यहां जो सवाल है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी के बयान है उसको अगर छोड़ भी दे, एक बड़ा सवाल है कि क्या ओपिनियन पोल पे प्रतिबंध लगाने से चुनाव व्यवस्था में कुछ बेहतरी। मैं आपसे कह रहा हूं, इसीलिए मैं पार्टी की बात किसी पार्टी की करना ही नहीं चाहता जी। मैं इस समय केवल ये बात कर रहा हूं, आप देखिए, आप बैन के पक्ष में है या नहीं है। देखिए मैं ये मानता हूं कि इन बातों का विश्लेषण करके कोई एकदम से राय आप नहीं ले सकते। हाँ नाम है, अगर अभी इस पे राय नहीं लेंगे आप। 2 × 2 = 4 का मामला इसलिए नहीं बनता है कि हमारे ह्यूमन रिलेशंस को, ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन थॉट को हम यहाँ पर एक तरह से उसका विश्लेषण करके संश्लेषण और विश्लेषण एक मानवीय चेतना पर निर्भर करती है, इसलिए एकदम से आप अब सवाल एक बहस निर्णय होना। अब साल से विषय देश के सामने है और जैसा सोचने वाला लोग अभी तक नहीं समझा कि क्या मत देना है। मैं बोलूं क्या? मैं आपसे अब ये क्योंकि जो बात कह रहे हैं हरिकेश जी, जो बात कह रहे हैं उपेंद्र जी, जो बात आप कह रहे थे कि क्या ये मतदाताओं को प्रभावित करता है। देखिए ऐसा है कि इसके पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये आरोप लगाने का आधार क्या है जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को जो लिख के दिया हो इतना ही नहीं है। देखिए उसने क्या क्या लिखा है जी, कि इसकी प्रक्रिया न तो वैज्ञानिक है
न ही पारदर्शी है। एक तो उसने ये लिखा है। दूसरा है कि जो रैंडम सर्वे होता है वो दोषपूर्ण है और उसमें विश्वसनीयता की कमी होती है। तीसरा उसने कहा है कि ये जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको मजबूत करने में सहयोग नहीं कर पाती हैं, इसलिए इनका हमेशा आकलन भी गलत हो जाता है। ये कह रहे हैं वो। ये अधिकांश मतदाताओं के विचार का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये भी उनका कहना है। उनका यह भी कहना है कि चुनाव आयोग के जो दायित्व है कि स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव कराए, उसमें भी ये जो है ताकत नहीं देती है, उसको भी सहयोग नहीं किया गया करती है। और उनका एक बात यह भी कहना है कि ये निहित स्वार्थी तत्व तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। और एक पंक्ति बड़ा बेजोर लिखा है, उसने लिखा है कि ओपिनियन पोल से और एग्जिट पोल से केवल स्वार्थी तत्वों को ही लाभ होता है, बाकी इससे देश को, लोकतंत्र को, चुनाव को, बाकी किसी को कोई लाभ नहीं है। तो उसने पूरी तरह इसको त्रुटिपूर्ण, अविश्वसनीय, निहित स्वार्थों से भरा हुआ कांग्रेस ने घोषित कर दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब 1999 में चुनाव आयोग ने बैन लगाया तो उसके पास केवल एक आधार था, वो था प्रेस काउंसिल की एक स्टडी। प्रेस काउंसिल ने उस समय, आप जानते ही हैं कि प्रेस काउंसिल के जो अध्यक्ष थे वो क्या, पूर्व जस्टिस, अभी मैं नाम भूल गया अचानक, सावंत। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि हमने 1998 में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में 2500 मतदाताओं के बीच सर्वेक्षण किया। याद करिए 2500, जिसमें सर्वेक्षणों पर 70% ने कहा कि जो कुछ भी सर्वेक्षण होता है उस पर हम विश्वास करते हैं और उसके आधार पर हम अपना निर्णय भी करते हैं। उनका यह कहना था कि 2500 लोगों में हम किया है। तो अब यह है कि लेकिन यह जो बात है कि इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि सर्वेक्षण देख करके वो सर्वेक्षण के अनुरूप पक्ष में निर्धारित करते हैं, पक्ष में करते हैं, वो वाकई गुमराह हुए हैं कि नहीं हुए हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, क्योंकि ये एकाएक कहना नहीं है, सर्वे को समझना भी पड़ेगा। भारत में देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, दिलीप जी आप जानते हैं, जिनको सर्वे के लिए चुना जाता है, क्योंकि 1952 से आज तक के चुनाव के सर्वेक्षण ये बताते रहे हैं कि इस क्षेत्र का जो परिणाम होता है लगभग वो यहां से यहां तक के उसी प्रकार परिणाम आता है। तो उन क्षेत्रों के अनुसार हमारे यहां कुछ रैंडम सैंपल लिए जाते हैं। लेकिन ये जो उपेंद्र जी कर रहे हैं, मेरी इससे इसलिए सहमति नहीं है कि 1996, 98 और 99 3 बार का जो लोकसभा का ओपिनियन पोल था और एग्जिट पोल था वो लगभग सही आया था। इसके आंकड़े मेरे पास हैं और उस समय के अनेक विधानसभा चुनाव के भी आए थे। लेकिन अब जो कुकुरमुत्ते की तरह यह दुकान खुल गई है, उसमें यह बात मैं मानता हूं कि उसमें स्वार्थी तत्व भी आए हैं, स्वार्थी तत्व भी ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन स्वार्थी तत्व ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम उसको बैन नहीं कर सकते हैं। अगर जैसा कि इन्होंने कहा अपने पुष्पेंद्र जी ने कि अगर किसी नेता को यह अधिकार है कि वो अपना प्रचार कर सकता है, वो मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है, तो किसी को यह भी अधिकार है कि वो सर्वेक्षण अपने हिसाब से ला करके उसको प्रकाशित करके वो मतदाता को प्रभावित करे। जब अवधेश कुमार मतदान के एक दिन पहले लेख लिख सकते हैं कि किसके पक्ष में मतदान हो रहा है, तो क्यों नहीं वो सर्वेक्षण जो है दिखाई जा सकता है। और तीसरी बात दिलीप जी, इस समय 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के सर्वे के प्रसारण पर रोक है, लेकिन प्रकाशन पर रोक नहीं है, क्योंकि जो संविधान पर रोक है जी, हाँ, क्योंकि संविधान की जो धारा है 126, संविधान कह रहे हैं जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा जो 126 है, उसमें प्रिंट मीडिया की बात कहीं नहीं है उसमें जी। इसलिए ये इसके प्रकाशन पर रोक नहीं है, केवल प्रसारण पर रोक है। ये भी मैं मानता हूं कि ये भी जो रोक है ये भी बिल्कुल असंवैधानिक और गैर कानूनी है। मेरा कहना यह है कि अनप्रोफेशनल और प्रोफेशनल दोनों एजेंसियों में लड़ाई होनी चाहिए। जो एजेंसी गलत करते हैं, उपेंद्र जी तो बाद में आके संशोधन किए, मैं इनकी बात से इतना सहमत हूं कि यह साफ हो कि आपने कहां से सर्वे लिया, किन किन लोगों से सर्वे लिया, क्या क्या बात की, कितने लोगों से लिया, वो सब वो दिखाएं और उसके आधार पर प्रसारित हो। और चुनाव आयोग जो 1993 से लेकर के अपनी अधिकार क्षेत्र के परे चुनाव में सब कुछ अपने हाथों में केंद्रित करने की जो रणनीति पर चल रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि जो लोकतंत्र के लिए और खासकर जो संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्ता है, उसको खत्म करने का एक कुठाराघात का अंग न्यायालय और बाकी की तरह चुनाव आयोग भी उठा रहा है। जी उपेंद्र जी, ये बात सही है। अब ये देखिए, ये तो 96 की बात बोल रहे हैं, मैं 1990-91 की बात बोल रहा हूँ। 1991 में चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उसमें 3 बड़े फोर्सेज थे, बीजेपी, कांग्रेस और एक रामो वामो। तो जितने भी ओपिनियन पोल दिखला रहा था उसमें रामो वामो को एकदम नीचे करके दिखला रहा था, जबकि वो सच्चाई से परे था। फिर एग्जिट पोल भी उसका आया, तो फर्स्ट फेज का जो एग्जिट पोल आया उसे दिखाना था और वो प्रसारित होना था।
लेकिन हमारे उस समय संपादक थे नवभारत टाइम्स में सुरेंद्र प्रताप सिंह, तो नहीं आया, तो उनकी थोड़ी ज़्यादा पहुंच थी उन लोगों के बीच में भी, तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि इसमें जो प्री पोल ओपिनियन सर्वे आ रहा था उसमें रामो वामो को तीसरे नंबर पर लोग रख रहे थे, और इसमें जो आया है फर्स्ट फेज का जो एग्जिट पोल है उसमें रामो वामो नंबर 1 पर आ गया है। तो ये हो गया है बीपी सिंह को, और बीपी सिंह के नेतृत्व वाला जो मोर्चा है उससे इसको फायदा होगा, इसलिए इसको जानबूझकर रोक दिया गया। मतलब है कि साफ साफ है कि वो पॉलिटिक्स की जा रही थी, और चूंकि हमारे अखबार के संपादक थे उनके पास ज़्यादा जानकारी थी, उन्होंने कहा। फिर बाद में राजीव गांधी की हत्या हो गई, फिर नजारा बदल गया। तो ये उसी समय से, ये 1990 से हो रहा है। अब फिर आप देख लीजिए फ्रंट लाइन में, तो उसमें सेकेंड फेज में ही कांग्रेस को सीट आई है। फर्स्ट फेज में राजीव गांधी के मृत्यु के बाद का जो फेज था उससे कांग्रेस आगे बढ़ी है। फर्स्ट फेज में कांग्रेस मैं ये कह रहा हूं कि एग्जिट पोल के प्रकाशन पर इसलिए रोक दिया गया। हमने पॉलिटिक्स देखिए, हम जानते हैं कि सेकंड फेज में, लेकिन वो पॉलिटिक्स आप देखिए, रोकने की पॉलिटिक्स, मतलब है कि सेंटिमेंट्स है जो उसके पक्ष में हो जाएगा, रामो वामो के पक्ष में हो जाएगा, उसको रोकने के लिए जो पॉलिटिकिंग की गई, और उसमें तो ज्यादा चैनल भी नहीं थे, वो शायद दूरदर्शन पर ही दिखलाया जाने वाला था, किसी ग्रुप ने उसको आयोजित किया था। तो उस समय तो उसी के समय से ये शुरू हुआ। बल्कि आप अलग अलग राज्यों का देखिए, बिहार का देखिए, उत्तर प्रदेश में बार बार चुनाव हुए, हमेशा एग्जिट पोल, हमेशा प्री पोल सर्वे गलत साबित हुआ। एग्जिट पोल थोड़ा बहुत सही भी रहा हो, जितने भी प्री पोल सर्वे हुए उत्तर प्रदेश के, एक में हमें पता है कि एग्जिट पोल में भी तीसरे नंबर पर आ रहे थे मुलायम सिंह यादव वाला, उसमें मुलायम सिंह यादव की 148 सीटें आई थी, फिर बाद में उनकी सरकार उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल मैक्सिमम सही था। मैं बाद की बात बता रहा हूँ, 98 वगैरह का जो अलग अलग एसपी बीएसपीएस हो गया था, वो भी मैं ले आता हूं। पूरा का पूरा जो सर्वे है 91 का भी है, पूरा का पूरा प्रभावित है। ये खास करके नई जो इसमें समस्या क्या है, मेरा आकलन अगर किसी ढंग से गलत हो गया तो हमको बोलने पर आप बैन लगा देंगे। देखिए आप बोल रहे हैं, अगर आप खुद अपनी जिम्मेदारी लेकर बोले तो कोई बात नहीं है, आपको अधिकार मिला, लेकिन आप बोल रहे हैं। लेकिन जो चैनल का ओपिनियन ऐसा है, आप देश के ओपिनियन का अलंबरदार और क्या, और बोलते हैं कि हमने पूरा देखिए जी नहीं, आपके पास अधिकार ने बहुत साफ कहा कि पत्रकारों को सच बोलने का अधिकार है, तो उनको झूठ बोलने का भी अधिकार है। तो आप अपना नहीं कर सकते, हमारे लिए अनैतिक अधिकार आपको इंडिविजुअल रूप से दिया गया। नहीं, इंडिविजुअल क्या है, हम समाज के विचार को पर्सनल ओपिनियन आप दीजिए कि ठीक है उसकी सरकार बन रही है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हमने पूरा आंकड़ा कलेक्ट किया है, 5 लाख लोगों का किया है, बैन कर देंगे उसको। एकदम बैन करना चाहिए। अगर वो लोकतंत्र के लिए घातक हो रहा है तो उस पर पूरा का पूरा लोकतंत्र के लिए घातक। ये सेंसरशिप देखिए, मैं उपेंद्र जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए घातक का शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो किस आधार पे ये आप कह रहे हैं कि इस तरह की ओपिनियन होता है? उपेंद्र जी का दिमाग 1995 में लटका हुआ है, पहले से बंद हो गया, सब हो गया, उनके पहले वहां से नहीं निकल रहे, बेहद जरूरी बोलते हैं। ये कैसे आप मान सकते हैं क्या कि ओपिनियन पोल लोकतंत्र के लिए घातक है? ये अतिशयोक्ति नहीं है? अतिशयोक्ति कैसे? घातक शब्द का आप क्या अर्थ लगाते हैं इस पर डिपेंड करता है। संगीत होती है, लीजिए। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ये जो मैंने कहा इसको आप लोगों ने मिस किया, कि जो भी ये जो दे रहा ओपिनियन पोल बतलाया कि इसके पहले उसने कितने सारे ओपिनियन पोल, वो ठीक है, कितना सही, वो कोई नहीं बतलाएगा, नहीं वो होना चाहिए, कोई नहीं बतलाएगा कि हमने पिछली बार जो कहा था गलत साबित हुआ कि सही साबित हुआ, उससे सहमत है। आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी पूरी चीजों को बताइए, जनता के सामने रखिए, आप भी उसके बैन के पक्ष में नहीं है। फिर नहीं, हमें लगता है कि अगर चूंकि ये नहीं हो पा रहा है पूरा, तो अगर पूरा आप नहीं कर पा रहे हो, सारी शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो अभी हमारी राजनीति का जो कंसंसस का स्तर है, धीरे धीरे मेच्योरिटी की ओर हम बढ़ रहे हैं। जब तक हमारे डेमोक्रेसी पूरा मेच्योर हो जाए तब तक इसको पूरा कम से कम जब नोटिफिकेशन हो जाए, खास करके जब चुनावी आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद से बंद करना चाहिए। उसके पहले आप देते रहिए कि अभी चुनाव हो जाए तो कैसा होगा। देखिए, आचार संहिता अपने आप में लोकतंत्र और राजनीति विरोधी है। ये तो इस देश के राजनीतिक दलों का इतना क्षरण हुआ है कि चुनाव आयोग जैसी ब्यूरोक्रेटिक संस्थाएं ये तय करती हैं कि आप क्या करो।
आप आचार संहिता, मैं तो आचार संहिता के ही खिलाफ हूं, होना ही नहीं चाहिए था। ये राजनीतिक दलों पर छोड़ो, जनता पर छोड़ो, चुनाव आयोग सब कुछ कैसे तय करेगा? देखिए अभी बहुत कुछ चुनाव आयोग को करना चाहिए। चलिए वो अलग से राजनीतिक पार्टियां दो अलग अलग राय, दो अलग, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ये आ रही है सामने कि आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो शर्तें हैं, उसके लिए जो काम किए जाने चाहिए, चुनाव जो लोकतंत्र को मजबूत करता है, उसको कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल उस पर हमला करता है, ओपिनियन पोल से वो उस पर प्रभावित होता है, ओपिनियन पोल से वो कमजोर होता है। इसलिए लोकतंत्र विपरीत है, या लोकतंत्र के जो मूल्य है, बुनियादी मूल्य है, उसके विपरीत है इस तरह का ओपिनियन पोल, खास करके भारत जैसे राष्ट्र में। देखिए, मैं जो अवधेश भाई ने बात कही है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। आप कहते हैं कि ओपिनियन पोल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है और लोग उससे मुतासिर होते हैं और अपनी ओपिनियन बदल लेते हैं। आखिर इस देश के अखबारों में लेख छापने वाले पत्रकार भी तो इस देश के बिहाफ पे राय लिखते हैं अपनी, कोई उनकी पर्सनल राय लिखते हैं। उपेंद्र जी बिहार में नहीं लिखते हो, उपेंद्र जी बोलते हैं पूरे देश का मैं लिखता हूं कि मैं घूम के आया हूं, इतना मैंने ये वातावरण। अवधेश भाई मैं समझता हूं कि इस वक्त ये जो मुद्दा है कि ओपिनियन पोल पे बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इसका समय जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है। जिस समय पे ये बात उठाई जा रही है उससे बहुत सारे शक शुबा जो हैं वो सच साबित हो रहे हैं। हो सकता है 2014 के चुनाव के रिजल्ट निकलने के बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, इलेक्शन कमीशन बुलाए और उसके ऊपर कोई राय बने, तो मैं समझता हूं वो ईमानदाराना राय होगी और ईमानदाराना कोशिश होगी। जो समय चुना गया है उस समय के पीछे कई सारे खतरे नजर आ रहे हैं। आप ये देखें कि किस तरीके से इस देश के अंदर, दिल्ली में, राजधानी में एक लड़की के साथ रेप होता है, उस रेप की खबरें चलती हैं, लाइव टेलीकास्ट होता है, इस देश में एक ओपिनियन बनती है, माहौल क्रिएट होता है। लोग वो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लैपटॉप की जनरेशन, जिसको पिज्जा बर्गर और लैपटॉप से फुर्सत नहीं होती, वो दिल्ली के जनपद पे और राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़े होकर के इस पुलिस की नादिरशाही हरकतों से लोहा ले रही थी। वो जन जागरण का काम भी किया मीडिया में। लेकिन आप ध्यान रखें कि अन्ना का आंदोलन, रामदेव का आंदोलन, क्या रामदेव और अन्ना के आंदोलन के बाद इस देश में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश नहीं की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की? किस तरीके से निर्भया के आंदोलन के सिलसिले में जब उस लड़की की डेथ हो गई तो उसके अंतिम संस्कार के बारे में बाकायदा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक लेटर जारी किया कि वो कवरेज नहीं होगा, क्योंकि उस कवरेज से लगता था कि देश के अंदर फिर तूफान मचेगा। और जिस तरीके से 15 अगस्त को देश के नाम राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया और उसी वक्त इस देश के एक और नेता ने कहीं और से भाषण दिया, यह अलग इत्तेफाक की बात नहीं है। इस देश के लोगों ने प्रधानमंत्री के शायद भाषण को उतने सीरियसली नहीं लिया जितने सीरियसली उस नेता को लिया। अब आपने एक लेटर जारी किया कि नहीं, प्रधानमंत्री की तकरीर जब हो रही होगी तो आप किसी दूसरे नेता को नहीं दिखाएंगे, यह भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कहा। और अब से 2 दिन पहले एक सर्कुलर आया है जो आज चर्चा में ज्यादा है, उसको अगर ध्यान में रखें तो आपको लगेगा कि सरकार की जो भी नियत है, जो सत्ता के गलियारे में बैठे हैं और जो उनके साथ सत्ता चला रहे हैं, उन सब की राय ऐसी ही क्यों है। अभी जो सर्कुलर आया है उसमें कहा गया है कि किस नेता की स्पीच आपको कितनी और कैसे दिखानी होगी। अब सरकार यह तय करना चाहती है कि अखबार में कॉलम कैसे लिखे जाएंगे, टेलीविजन का न्यूज सिलेक्शन कैसा होगा, लाइव कैसे दिखाया जाएगा, भीड़ कम दिखाई जाएगी, भीड़ बाद में दिखाई जाएगी, नेता का स्वागत दिखाया जाएगा, डाइस पे से लाइव बोलेगा नहीं बोलेगा। तो ये तमाम सारे परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके की बात उठाई जा रही है उससे सरकार की नीयत और उससे सरकार का जो मैं कहता हूं कि पूरा का पूरा तामझाम है उस पर शक होता है। दूसरी बात, पूरी दुनिया के सारे लोकतंत्र के अंदर ओपिनियन पोल करे जाते हैं। आखिर इस देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस ओपिनियन पोल से चुनाव की पूर्व संध्या पे, जो 2004 में कांग्रेस को प्रॉब्लम नहीं थी, 2009 में कांग्रेस को प्रॉब्लम नहीं थी, आखिर 2013 के 4 राज्यों के चुनाव की पूर्व संध्या पर यह दिव्य ज्ञान कांग्रेस पार्टी को कैसे हो गया। और 2014 के अंदर जो चुनाव है, मैं आखिर पूछना चाहता हूं कि दिन के उजाले में आस्तीन चढ़ाकर चिल्लाकर चिल्लाने का ढोंग करने वाले एक नाबालिग सियासी पार्टी के उपाध्यक्ष को किस तरीके से इस आने वाले अंधेरों से भय लगने लगा है? क्या इससे घबरा गए हैं क्या कि पार्टी एक तरफ क्या कहते हैं माहौल को खराब करेगी, सांप्रदायिकता के नाम पे बटोरना शुरू करेगी, इलेक्शन कमीशन में आपकी शिकायत होगी, शिकायत 11:30 बजे आपको जवाब देना था, आप इलेक्शन कमीशन में गए, 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए और आज आप कहते हैं कि बहस कराइए। मुझे लगता है कि सत्ता पार्टी घबराई हुई है, उसको लगाना चाहती है। आप ये कहते हैं कि समय को देखिए,
समय, अगर आप इस बारे में गंभीर थे तो चुनाव से पहले इस बात पर चर्चा करते, तमाम दलों की बैठक बुलाते, तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करते और फिर इस पे कोई निर्णय लेते। आज चूंकि ये माहौल कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, आज ओपिनियन पोल और जितने प्री पोल सर्वेज हैं वो कांग्रेस को उससे डर लग रहा है, इसलिए कांग्रेस इसके विरोध में है। अवधेश जी एक लाइन और बोल दूं बस में, एक लाइन, अरे लंबा भाषण, नहीं बस एक लाइन, हाँ एक लाइन। जिन संतोष हेगड़े को कांग्रेस पार्टी अपने सर पे बिठाए घूम रही थी इसलिए कि उन्होंने कर्नाटक में येदियुरप्पा का करप्शन के बारे में कहा था, आज संतोष हेगड़े ने कहा है इट इज ए सेटबैक टू द फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, इट्स वायलेट ऑल सॉर्ट ऑफ। आज हेगड़े का बयान, आज किसी बड़े जस्टिस का बयान कांग्रेस के हित में नहीं है। अवधेश जी ये देखिए, ऐसा है कि इसको पहले तो कांग्रेस ने जो कहा है वो क्यों कहा है, कहा इसको समझेंगे ना तो थोड़ी क्रांतिकारिता हम लोगों की घटेगी भी। ये देखिए, ये प्रोसेस आज नहीं शुरू हुआ है। ये देखिए 6 अप्रैल 2004 को भी इस पर सर्वदलीय बैठक हुई थी और सभी पार्टियों ने ओपिनियन और एग्जिट पोल पर बैन के पक्ष में मत दिया था। उस समय चुनाव चल रही थी, उसमें भाजपा भी शामिल थी, सभी पार्टियों ने। तो इस समय जो चुनाव आयोग ने जो सभी पार्टियों को पत्र लिखा था कि 21 अक्टूबर तक आप अपनी राय दीजिए, उसमें उसको शामिल किया था कि मैं तो जो प्रस्ताव भेज रहा हूं वो सभी पार्टियों द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव भेज रहा हूं। और तो क्या किया सरकार ने, इसको भेज दिया जो है अटॉर्नी जनरल के पास। अटॉर्नी जनरल बाहनवती ने 13 जून को कहा कि जनमत सर्वेक्षण आम जन की राय प्रभावित करते हैं, इसलिए चुनाव के प्रक्रिया के दौरान इसको रोका जाना जरूरी है। कपिल सिब्बल के पास गया, लेकिन कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग का वो प्रस्ताव वापस कर दिया कि एक बार जब तक सारे दलों की राय नहीं आ जाएगी हम इसको प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप सारे दलों से राय लीजिए। तब वो राय ले रहा है, उसमें कांग्रेस ने मत दिया है, बीजेपी की अभी राय नहीं आई है। लेकिन चूंकि कांग्रेस का मत सरकार का ही मत है, यह बात साफ है कि सरकार राजनीतिक दलों के माध्यम से यह स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा दल इसके पक्ष में राय दे दे। वो तो मेरी समझ में आती है, लेकिन यह प्रोसेस जो है, यह प्रोसेस पिछले करीब 6 महीने से चल रहा है अपने बीच, और वैसे देखेंगे तो 2004 से 2013 तक का यह प्रोसेस है। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये चूंकि हमारे देश में ये कोई इशू ही नहीं था, मेरा तो साफ कहना है कि ये कोई इशू होना ही नहीं चाहिए चुनाव के लिए कि कौन अखबार क्या लिख रहा है, टेलीविजन पर क्या पा रहा है। देश के सामने जो मुद्दे हैं उन पर राजनीतिक दल इतनी सक्रियता नहीं दिखाते हैं। प्रश्न यहां इसलिए खड़ा होता है, और चुनाव आयोग के पास भी, चुनाव आयोग 1993 से खास करके इसको एक बीमारी हो गई है कि सारी शक्ति चुनाव के समय हमारे हाथ में केंद्रित हो जाए। एमएस गिल ने कहा कि भैया राज्यपाल शासन के तहत जो है चुनाव हो। अब बताइए, आपातकाल, हमारे यहां राज्यपाल शासन आपातकाल में होता है, उनको वो भी दे दीजिए, अब मीडिया भी दे दीजिए, सारा ब्यूरोक्रेट उनको मिल जाता है, सारा पुलिस फोर्स उनको मिल जाता है। ये है क्या? ये लोकतंत्र है या देश है? हम कहां ले जा रहे हैं अपने देश को? इसलिए मेरा जो मतभेद है, मेरा कहना है कि राजनीतिक दल अपने अनुसार राय प्रकट कर सकते हैं, लेकिन एक विवेकशील नागरिक होने के नाते, लोकतंत्र का भविष्य देखते हुए मैं इस प्रकार के किसी भी कदम को अनावश्यक, फिजूल खर्ची, देश का समय बर्बाद करने वाला और पाखंडी हरकत मानता हूं, चाहे वो राजनीतिक दल से आए, चाहे चुनाव आयोग से आए। और एक जागरूक नागरिक के नाते मैं इसका तीखा प्रतिवाद करता हूं। उपेंद्र जी, 2 सवाल है। एक पक्ष है उनके कि इस पे अंकुश लगना चाहिए, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए, ये सवाल अलग अलग है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त क्या नरेंद्र मोदी से डर गई है? भाजपा के पक्ष में जो तमाम तरह के सर्वेक्षण आ रहे हैं, प्रभु उससे डर गई है तो क्या? जो सवाल ये एक सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या समय को लेकर जो पुष्पेंद्र उठा रहे हैं कि समय आप देखिए जिस तरह का समय का चयन किया गया है, इसमें राजनीतिक दल गंभीर नहीं है। जो इसको प्रतिबंध की बात कर रहे हैं वो गंभीर नहीं है, वो उनको अपने भी, आज भी उनको अपना स्वार्थ ही दिखाई दे रहा है। नहीं, इसमें तो सच्चाई जो आप बात कह रहे हैं उससे तो असहमत नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि अगर कांग्रेस वास्तव में गंभीर रहती, उसके पास बहुत समय था, 1993 के बाद से समय था, 95 के बाद समय था, बीच बीच में लोग उठाते रहते हैं सवाल। आप वीपी सिंह का भी इंटरव्यू अगर देखिएगा इस मुद्दे पर तो वो भी इसके खिलाफ बोलते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। तो ये अगर कांग्रेस गंभीर रहती तो 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी 91 से 96 तक, उसने कोई कानून बनाया नहीं, क्योंकि ये कि कानून बनाकर ही से रोका जा सकता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया उससे स्पष्ट हो गया कि इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार नहीं है रोकने का।
तो ये अगर कानून बना दिया जाए, इलेक्शन पावर कमीशन को एम्पावर कर दिया जाए, तब हो सकता है। तो ये कानून बनाने के लिए कभी भी पहल नहीं की कांग्रेस ने। तो कांग्रेस की अभी 11.5 साल क्या बोलते हैं 9.5 साल से सरकार है, 9 साल से अधिक हो गए। उसमें भी अगर अप्रैल 2004 में कुछ सहमति बन रही थी तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। मतलब होता नहीं, होता है युद्ध का समय, एक शांति का समय। तो जब शांति का समय रहता है जिसमें आपको कानून वगैरह बनाना चाहिए, इसमें कम विवाद खड़ा हो, तो उस समय आपने कुछ नहीं किया। अरे अब ये युद्ध का समय, चुनावी युद्ध का समय शुरू हो गया है, बिगुल फूंक चुका है, उसके बाद है कि आप पाठ करना शुरू कर दिए कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। तो कांग्रेस की मानसा है वह संदिग्ध है, इसमें कोई हमें संशय नहीं है। ये इंटेंशन सही नहीं है इस समय में। उनका इंटेंशन सिर्फ अपनी स्किन की रक्षा करनी है, न कि कोई लोकतंत्र की रक्षा करने वाले कोई गंभीरता से किसी पहलू पे कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को इस वक्त अभी कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। इसलिए आप ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, तमाम तरह के प्री पोल सर्वे इसको कह रहे हैं, इसको बंद कर दें। आप एक मेजर इशू डिस्कस कर रहे हैं जी। इस पर खाली 1, 2, 3 पार्टियों की बात नहीं है। इस पर देखिए, हम लोगों में से बहुत से लोग तमाम पार्टियों से जुड़े हुए नहीं हैं। मान लीजिए मैं पार्टी से जुड़ा हुआ, आप मानते हैं, हम सब लोग तो नहीं हैं जी। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीज़ सबकी अपनी अपनी राय है। जितने लोगों से आप बात कर रहे हैं सबकी अलग अलग राय आ रही है कि बंद होना चाहिए। अभी असलियत यह है कि ये चर्चा ही कुछ समय में असमय में शुरू हो गई है। इस वजह से ये बात ज़्यादा विवादास्पद हो गई है और ऑब्जेक्टिविटी जो है, इसीलिए लगता है कि अगर कोई आदमी बिल्कुल फेयर होकर भी बात करेगा तो लोगों को लगेगा कि ये कहीं कहीं कोई पक्ष ले रहा है। समय ही ऐसा आ गया, जैसा कि अभी इन्होंने बताया। तो यहाँ पर ये लोग जो इंटेलेक्चुअली इतना गंभीर बातें किए हैं, चर्चा किए हैं, और उसमें जो तर्क इन लोगों ने दिया है, जो इंस्टांसेज कोट किए हैं, उससे लगता है कि इससे लोग कंसर्न हैं। लेकिन हर कंसर्न के पीछे यही चीज हमेशा खड़ी है कि चुनाव आ गए हैं, इसलिए लोग अपनी अपनी राय इस तरह से दे रहे हैं। अगर वो बाद में करते या इसके पहले हो गया होता तो शायद इसमें इतना विवाद नहीं होता। अब सवाल इसी का नहीं है, ज्योतिषियों का क्या होगा? वो भी तो अपनी एक राय देते रहते हैं, उनकी भी राय का भारी प्रभाव पड़ता है। समाज का एक वर्ग उससे भी प्रभावित होता है। इसमें कई तरह के ज्योतिषी हैं, कुछ जानकार होते हैं, कुछ नहीं जानकार होते हैं। खबर में लिखा जाता है ज्योतिषी से ज्यादा बड़ी बात है कि नेता जो है ज्योतिषियों के पास जाते हैं। नेता जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं वो समय के साथ जाते हैं, तो वो भी तो चीज है। देखिए, अब एक बात और हम आपसे कह दें, अवधेश जी ने एक बात कहा, जब मैं बात कर लिया तो आपने उन्हें बुलाया तो उन्होंने पहले ही एक पॉइंट कहा कि 15 साल से चर्चा चल रही है और आप आज तक राय नहीं बना पाए। आज तक तो मैं देख रहा हूं कोई राय नहीं बन पाई है। राय अगर बननी होगी तो बन ही जाएगी, और वो तभी बनेगी जबकि इस तरह का समय न चूज किया जाए। वैसे मान लीजिए इस समय भी कोई चीज फैसला हो जाता है तो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज अब चुनाव के बाद ही डिस्कस होकर के कोई राय बननी चाहिए। अभी तो मेरी राय ये है कि जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को बाधित करने के पहले अभी सोचना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन के सामने मामला है, वो सोचेगा, कुछ करेगा। अब जैसे देखिए, आपने वाहनवती साहब जो इस समय यूपीए के हमारे के टाइम के अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा इस पर रोक लगनी चाहिए। सोली सोराब जी की राय भी आपने सुनी होगी, जो कि एनडीए के टाइम के एजी अटॉर्नी जनरल रहे हैं। उनका कहना यह है कि नहीं, इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। तो 2 अटॉर्नी जनरल 2 सरकारों के उसी तरह की बात कर रहे हैं जो आपने अभी पार्टियों को लेकर के बात किया है। तो इसलिए ये मामला गंभीर है, इस पर सोच करके कोई जल्दीबाजी में फैसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, लेकिन इतना किया जा सकता है, मैं जहां तक समझता हूं कि चूंकि अब ये विवाद बढ़ रहा है और इसका असर पड़ेगा, इस वजह से जब ये नॉमिनेशन वगैरह की डेट फाइनल हो जाती है और सब डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद अगर इस पर रोक लगा दी जाए थोड़े समय के लिए, तो इसमें हम समझते हैं कोई बुराई जो एक सबसे गंभीर सवाल है, तो कही रहा है अवधेश जी, पुष्पेंद्र जी, चुनाव प्रक्रिया सबसे गंभीर सवाल है कि ये वैज्ञानिक नहीं है, उसमें साइंटिफिक इसका जो मेथड्स है उपेंद्र जी, जबकि डेटा चाहे वो छोटा सैंपल हो या बड़ा सैंपल हो, आप ये देखिए चुनावी जो राजनीतिक दल है वो भी सर्वे करवा के आज के दिन में टिकट देते हैं, वो भी इंटरनल सर्वे करवाते हैं और सर्वे के आधार पर निर्णय लेते हैं। देखिए, ये मेरा सवाल ये है, और जो ओपिनियन पोल पूरी दुनिया में होता है, ये कोई भारत कोई पहला लोकतांत्रिक मुल्क नहीं है जहां पर कि इस तरह का ओपिनियन पोल हो रहा है, और पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार हो रहे हैं।
तो आप कहते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है, जबकि आप डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर उस डेटा के आधार पर जो सवाल पूछते हैं उस पर आप उसको विश्लेषण करके फिर अपने रिजल्ट को, परिणाम को लोगों के सामने रखते हैं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स के बारे में कहा जाता है कि एनीथिंग कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब वो तो तमाम चीजों पे लागू होता है। आप कुछ भी साबित कर सकते हैं जी। आप ये साबित कर सकते हैं कि सड़क के बीच में चलना ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि जो अब तक आंकड़े आए हैं उसमें सड़क के बगल में चलने वाले लोगों की 100 लोगों में 99 मरने वाले लोग वो हैं सड़क के किनारे चल रहे थे, सड़क के बीच में चलने वाला एक ही मरा है। इसलिए आप बीच में चलेंगे तो आप संभावना ज्यादा है। लॉजिक के द्वारा क्या जाता है, एक और है कि इसमें फिगर्स डू नॉट लाई, लायर्स फिगर, इसका जो आंकड़ा है वो झूठ नहीं बोलता है, लेकिन आंकड़ा को जो मैनिपुलेट करने वाला है वो उसमें अपने आप को स्थापित करता है। तो आप उस फिर यानी पद्धति गलत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में कहा जाता है। आप ये देखिए, फिर आप ये कहते हैं कि यह वैज्ञानिक नहीं है, ये मानना गलत है। करने वाले लोग गलती कर सकते हैं, स्वार्थी हो सकते हैं। आप उस चीज को दुरुस्त करने के बजाय आप कहते हैं इसको बैन कर। देखिए, वैज्ञानिकता का आप जामा पहना करके स्टैटिस्टिक्स के द्वारा मैंने कहा ना कि एनीथिंग कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक है दिन कर सकते हैं, तो फिर वैज्ञानिक कहां से हुआ है? मतलब उसको वैज्ञानिकता का जामा आपने पहना रखा है। ये विश्लेषण का ये हो, मैं चूंकि खुद बीए में स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट था तो मैं जानता हूं कि इसकी क्या खामियां होती है, क्या आपका प्रीजम्पशंस होता है, उसके आधार पर आप अगर आपका प्रीजम्पशंस गलत है तो उसका वो भी गलत हो जाएगा। उसमें होता नहीं गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप उसमें कूड़ा डालेंगे तो उससे कचरा निकलेगा, और वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से निकाला हुआ कचरा होगा। बोला कि देखिए जी हमने बहुत वैज्ञानिक तरीके से निकाला, इसे पूरे हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि वैज्ञानिक है। अब वो डिपेंड करता है जो उसका इस्तेमाल कर रहा है उस पर, वो चाहता है उसको कर रहा है। हाँ, वो तरीका गलत नहीं है, नहीं उसमें गलत तरीका का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि क्या आप जो डाल रहे हैं ना वही निकलेगा। अगर आप गलत डाल रहे हैं, वैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल, कोई मशीन है उसमें आप जितना खराब गेहूं डालेंगे, घुन वाला गेहूं डालेंगे वही आटा निकलेगा। तो पूरा वैज्ञानिक मशीनरी है, मिल मशीन है, बिजली से चल रहा है, सब कुछ वैज्ञानिक है मामला। तो आप क्या उसमें प्रीजम्पशन आपका है, तो प्रीजम्पशन किस तरह से आप सवाल खड़ा करते हैं सामने? अब पूरा का पूरा जो ऐसा है जी कि इसके तकनीकी पहलुओं पर आप अलग से डिस्कशन रखिए जी। नहीं मैं सुनिए ना जी, मैं कई विषयों के छात्र होने के नाते सेफोलॉजी का भी मैं एक छात्र हूं, इसलिए मैं इसके एक एक पहलू पर बहस कर सकता हूं। मेरा 2 बातें मेरी कहनी है कि दुनिया के किसी भी स्वस्थ और मान्य लोकतंत्र में चुनाव सर्वेक्षणों के प्रसारण और प्रकाशन पर पाबंदी नहीं है। जो हमारे देश का सबसे सरंडी लोकतंत्र है पाकिस्तान, वहां भी किसी ने वहां भी अब सर्वे होने लगे और बांग्लादेश में वहां भी नहीं प्रतिबंध की मांग किया गया है। तो भारत के नेता ये कितने, मतलब हमारे देश का राजनीतिक नेतृत्व जो है कितना छोटा हो चुका है, कितना ये लघु है, मानसिकता से कितना कमजोर हो गया है और जनता से कितना कट गया है कि उसको चुनाव सर्वेक्षण से भय हो रहा है कि जो हमारी लोकप्रियता है वो चुनाव सर्वेक्षण से प्रभावित हो जाएगा। और हमारे मित्र उपेंद्र जी, जिन्होंने इस मामले में अपने दिमाग को 18 साल पहले अटका रखा है, ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये नेतागिरी इसमें गलती है। ये बिल्कुल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न है, इस पर बैन नहीं लगना चाहिए। और बेईमानी शैतानी थोड़ी बहुत चलती रहेगी, पत्रकारिता में भी है, लेखन में भी है, सब लोग है वो करते रहेंगे। ऐसे ही लोकतंत्र चलता है दुनिया भर में। ये फालतू का विषय है। नेताओं को यह शिक्षा दी जाए कि भैया ये छोड़ो काम, तुम पत्रकारिता को अपनी दृष्टि से करने दो, सर्वेक्षण एजेंसी नहीं, उसको तुम जांच करा देना अगर गलती है तो, लेकिन आप बैन कैसे करोगे? बाकी अपनी लोकप्रियता बढ़ाओगे। आसाराम के खिलाफ सारा मीडिया है और 99.9% से आदमी उनके साथ डटे हुए हैं। ये होते हैं लोकप्रियता। ये जो मार्केट सर्वेक्षण है वो पत्रकारिता नहीं है, बल्कि पत्रकारिता पर हमला है। सही बात है, जो मार्केट सर्वेक्षण हो रहा है तो यह है कि बाजार का पत्रकारिता के ऊपर हमला है, बाजार का पत्रकारों के ऊपर हमला है। उसी का सर्वे भारतीय में मैं मानता हूं उसमें पत्रकार है, पत्रकार है, आपको अधिकार है कहने का। जो बात सुनिए ना, आपको अधिकार है कहने का, आपको अधिकार है, लेकिन जो सरकार उन्हीं एजेंसियों से अपना इकोनॉमिक इंडिकेटर तय करती है, अपना बिजनेस का प्रोजेक्शन तय करती है, उनके लिए सही हो जाता
का है और वो चुनाव के क्षेत्र में कर दिया तो गलत है। मैं इसके पक्ष में हूं। आप पत्रकारिता का हवाला देकर उसकी रक्षा नहीं कर सकते। आपको ये तो पत्रकारिता ऐसी एजेंसियों को जिम्मेवारी देती है और यही आजकल पॉलिटिकल पार्टी भी उन्हीं एजेंसियों से सर्वे करवा रही है, क्योंकि जनता से उनका तो संपर्क टूट गया हुआ है। आप जो पत्रकारों पर मार्केट का जो विचार है वो आप थोप रहे हैं, तो पत्रकारों के खिलाफ है, पत्रकारिता के खिलाफ है। सही बात है कि पत्रकारिता का जो पतन हुआ है उसके बहुत सारे कारणों में एक कारण है मार्केट रिसर्च बाजार है, तो उसका विरोध होगा ना। पत्रकारिता को आधार बनाकर उसका समर्थन, विश्वसनीयता, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी, यही पर ये होनी चाहिए। इसको बैन किया जाना चाहिए। आपने उपेंद्र जी को भी सुना, अवधेश जी को भी सुना, समय कम है, हम ये चाहते हैं क्या इसको बैन किया जाना चाहिए, अंकुश लगना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए, किस तरह से ये अब आगे। दिलीप, इस पे बैन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, ये बहस बहुत गलत समय पे हो रही है, लिहाजा इसके नतीजे ये आएंगे। मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन को तमाम पार्टियों को बुलाने से पहले जो नेता, और नेता भी कौन से, राजीव शुक्ला, दिग्विजय सिंह, ये कह रहे हैं ये साइंटिफिक नहीं है, जबकि ये सबसे ज्यादा अनसाइंटिफिक नेता है इस देश के। इनको इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि ये सी वोटर से लेके चाणक्य और चाणक्य से लेके जितने भी इसको सेफोलॉजिस्ट हैं उनकी मीटिंग बुलाते और उनसे इलेक्शन कमीशन समझता कि ये किस तरीके से आप साइंटिफिक कहते हैं, नहीं कहते हैं। जिस तरीके से उसने यह जल्दबाजी में मीटिंग बुलाई है, उससे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सरकार वैसे ही दबाव डाल रही है जैसे इस देश के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पर सरकार ने दबाव डाला है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इस वक्त इस ऑर्डर के खिलाफ इस देश के जाने माने जितने भी हम कह सकते हैं, बड़े वकील कह सकते हैं, बैरिस्टर कह सकते हैं, सोली सोराब जी हो, हरीश साल्वे हो, संतोष हेगड़े हो, और ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से सरकार की इस कोशिश को नकार दिया है। सरकार की नीयत के ऊपर शक है। सरकार एक ऐसे समय में ला रही है कि 7 दिन बाद एक राज्य के चुनाव होने हैं और सरकार के पास जो आंकड़े आए हैं उससे सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। यह 2014 के बाद इसके ऊपर कोई भी बहस होगी, चाहे वो पत्रकारों की हो, और माफ कीजिएगा इस देश में बहुत सारे लोग बड़ी साइंटिफिक बात करते हैं, जो चावल बेच रहे थे वो चैनल निकालते हैं। इस देश में अखबार निकालने का कोई बेसिक, कोई नियम, कोई पढ़ाई नहीं है। इस देश में दवा खोलने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, इस देश में वकालत करने के लिए लाइसेंस चाहिए, लेकिन पत्रकार कोई भी बन जाता है। तो आज बात कह रहे हैं कि पत्रकार, आज से कुछ दिन पहले तो काटजू साहब ने कहा कि पत्रकारिता में गैर पढ़े लिखे लोग हैं, 90% देश के लोग बेवकूफ हैं। तो इस किस्म की लोग बातें कहते रहे हैं। 2014 के बाद इस विषय पर जो भी बहस होगी वो सार्थक होगी और उसका निष्कर्ष सही निकलेगा। इतनी बहस हो गई, इस पर बहस क्या होगी? अब जो आप बात अवधेश जी कह रहे हैं, जो बात उपेंद्र जी कह रहे हैं, उसमें एक सवाल जो मैं आपसे अलग पूछना चाहता हूं कि सेफोलॉजी एक विषय है, एक साइंटिफिक विषय है जो अन्य समाज विज्ञान की तरह से पढ़ा जाता है, और इसके लोग, पढ़े लिखे लोग जो इसको करते हैं वही करते हैं। हर कोई पत्रकार इसको नहीं कर रहा है। तो जो लोग इसके लिए, कई संगठन चाहे वो छोटी बड़ी जितनी भी हो, वो करते हैं। तो आप अगर कोई सवाल है तो उनको बुला करके अपने सवाल से आप पूछ सकते हैं, आप उसके सैंपल पे सवाल उठा सकते हैं। आप देश में डॉक्टर इलाज करते हैं, मरीज मर जाता है तो डॉक्टर नहीं खराब होता, इतना तो चांस नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो बिल्डिंग गिर जाती है, हर नागरिक को, यहां तक कि मीडिया को ओपिनियन बने, इसकी आजादी है। आप जो बात लिखते हैं, बोलते हैं, उससे ओपिनियन बनाते हैं। तो फिर इस ओपिनियन पोल में अगर कोई ओपिनियन बनता है, उससे डर क्यों? बहुत सारे सवाल एक साथ आपने पूछ दिए, लेकिन थोड़े थोड़े में जवाब लीजिए। सेफोलॉजी मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, लोग पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट है, उसको लोग पढ़ते हैं। इसमें खामियों के बावजूद भी इसकी विश्वसनीयताएं होती हैं, तभी आज तक चल रहा है। दुनिया भर में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, सारे यूनिवर्सिटी में इसके प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और सारे होते हैं। तो चीज़ें, खामियां हर जगह हैं, क्योंकि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो चीज आप खामियों को दुरुस्त करना चाहिए, ना कि उसको बंद कर देना चाहिए। हाँ, न तो खामियों को दुरुस्त करके उसे आपको चलाना चाहिए। और आज़ादी भी असीमित नहीं होती है। लोकतंत्र में भी कानून नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। इन सब बातों को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उसको बैन करने के लिए बनाया समाज हमारा आजाद है। आजादी का मेरा ये सर कि आपने बिल्कुल नियंत्रित करने के लिए, लेकिन नियंत्रण का मतलब ये नहीं होता कि बंद करो, नहीं, उसके बुनियाद पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए, जो कि एक सिद्धांत है कि आजादी का सिद्धांत, इसके बुनियाद पर ही कुठाराघात हो जाएगा तो ऐसा नियम ही
माने अस्वीकार्य हो जाएगा। लेकिन आज़ादी का यह मतलब भी नहीं होता है कि आप जो चाहिए जैसे चाहिए कीजिए, अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के, तमाम तरह के अदर इन्फ्लुएंस से प्रभावित होकर के आप कुछ कहिए। अगर इस पर कोई नियंत्रण लगता है या लगाया जा सकता है तो वो नियंत्रण लगाते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि एक ऐसे समय में, ये जो असली बात तो इन्होंने बताई कि ऐसे समय में हो रहा है, कितना विवाद हो गया। अगर इस पर पहले से सारी पार्टियां और दूसरे तमाम विद्वान और सब, हरकेश भाई इसमें एक छोटी सी बात कह रहा हूं, चलिए ओपिनियन पोल के ऊपर बड़ा सारी सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में आंदोलन चल रहे थे, और अगर मीडिया लाइव में दिखाता तो क्या इस देश में भ्रष्टाचार की बातें दूर तक नहीं जाती? क्या महंगाई के खिलाफ रोज हर टेलीविजन पे प्रोग्राम चलता है कि टमाटर 90 रुपए किलो, के प्याज 200 रुपए किलो? क्या ये जन आक्रोश को बाहर लाने के लिए मीडिया जिम्मेदार नहीं है? क्या ये भी देश के लिए खतरा है? वो भी तो एक ओपिनियन बनाई जाती है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, खबरें भी तो मीडिया देकर के लोगों में जन जागृति का अभियान चलाता है। वो भी देश के खिलाफ खतरा है। कंक्लूजन इसमें इतना ही है कि जो भी एजेंसियां हैं उनके कहां से पैसे आते हैं, उनके स्रोत क्या हैं, उनमें काम करने वाले कौन कौन लोग हैं, ये बिल्कुल जनता के सामने आना चाहिए। वो किस प्रकार से सर्वे करते हैं, उसके तरीके क्या है, कहां कहां से वो सैंपल लेते हैं, कैसे गणना करते हैं, ये भी सामने आना चाहिए। कुछ मार्ग निर्देश अवश्य हो, विश्वसनीयता और पारदर्शिता इसमें महत्वपूर्ण है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का इरादा बिल्कुल खराब है। ये जब चाहे तो समर्थन, जब चाहे तो विरोध अपने सुविधा अनुसार करते हैं, उसमें देश को नहीं पड़ना चाहिए, मेरा मानना है। मेरा मानना है कि जो सही समय पर इस पर निर्णय होना चाहिए। बहुत एक गंभीर मसला है और इसको सिर्फ राजनीतिक हार जीत के नजरिए से पार्टियां देख रही, जो नहीं देखना चाहिए। तो शांति के समय में इस पर बात होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, अवधेश जी, हरकेश जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।